तो प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलते हैं हम लोग आज फिर एक बार देखेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे उसी में बचे हुए शेष भाग को, जिसके द्वारा आप उत्तक के बारे में बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा, जो वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको याद होगा कि हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। तो ध्यान रखना है कि एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत जानवरों के शरीर में जितने भी उत्तक की आवश्यकता होती है उसी को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम दो टिश्यू के बारे में चर्चा कर चुके थे। एक टिश्यू जिसका नाम था उपकला उत्तक, तो उपकला उत्तक। दूसरा जो टिश्यू था नाम था संयोजी उत्तक। तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे, जिसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपको बताया गया था वीडियो के माध्यम से। और हमने शुरू में ही कहा था कि कोई भी जीव जो पृथ्वी पर है उसके शरीर के निर्माण के लिए सेल चाहिए। सेल ऑर्गेनाइज हो जाता है ग्रुप में तो उत्तक कहलाता है, और उत्तक के द्वारा ही किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि जब जानवर के शरीर की बात आती है तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के उत्तक के द्वारा ही किसी भी जानवर के शरीर का निर्माण होता, जिसमें 2 हम बता चुके थे, 2 और हम लोग को देखना। तो यहां पर देखेंगे तीसरा उत्तक जिसका नाम है पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसको अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो क्या है ये मस्कुलर टिश्यू, पहले इसको समझें। तो ध्यान रखना है कि किसी भी जानवर का जो मांस होता है शरीर में, उसी मांस के संबंधित जो भी उत्तक है उसको पेशी उत्तक कहते हैं। इसलिए मांस को अंग्रेजी में मसल्स कहा जाता है, और मसल को बनाने के लिए या मांसल संरचना को बनाने के लिए जिस उत्तक की जरूरत होती है उसको पेशी उत्तक कहते हैं, और इसलिए इसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि ये मस्कुलर टिश्यू से जो बनेगा उसका एक ही काम है, मसल बनाना। तो ये ध्यान रखना है, मसल्स बनते हैं, और मसल्स में नॉर्मली मांसपेशियों की बात आती है। और हमने कहा था कि कोई भी उत्तक जो होता है वो सेल से बनता है, बिना सेल के उत्तक नहीं होता है। सेल ही जब ग्रुप में बन जाता है तो उसको हम उत्तक के रूप में देखने लगते हैं। अब यहां पर जो मसल्स बनाना है, उस मसल्स को बनाने के लिए जिस सेल को ऑर्गेनाइज होना पड़ता है उसका एक नाम है यहां पर, जिसे मायोसाइट कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो मायोसाइट एक कोशिका है, और इसी कोशिका के समूह में जब काम करने का सिचुएशन आता है, स्थिति आता है, तो इसी को हम मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत देखते हैं। अब ध्यान रखना है, इस मायोसाइट से ही एक विज्ञान का ओरिजिनेशन हुआ है, या मानव ने एक विज्ञान बनाया जिसको मायोलॉजी कहते हैं। तो मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि मायोलॉजी जो है इसमें मांसपेशियों का अध्ययन होगा। तो मांसपेशी का अध्ययन जब हो तो उसके लिए एक अलग विज्ञान है जिसको मायोलॉजी कहा जाता है। और ये मायोलॉजी इसी मायोसाइट वर्ड से आया, और अर्थात जितने भी मस्कुलर टिश्यू की बात आएगी उसका अध्ययन जो होगा इसी विज्ञान में होगा, या जीव विज्ञान की इसी शाखा में होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि पेशी उत्तक जो है मस्कुलर टिश्यू, इसके द्वारा मानव के शरीर में या जानवरों के शरीर में मांसपेशियां बनती है। आपको ध्यान रखना है कि मानव का जो बॉडी है उसमें कुल मिलाकर के 639 मांसपेशियां होती है। तो ये ध्यान रखना है, और ये 639 मांसपेशियों के लिए अलग अलग तरह के मस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों ध्यान रखें कि हर बॉडी में जो मसल्स है सब एक जैसा नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मांसपेशियों के गुणों के आधार पर नेचर ने इस शरीर को व्यवस्थित किया है या निर्माण किया। तो हर शरीर के मांसपेशियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ मांसपेशियां रेशेदार होती है, कुछ चिकनी होती है, कुछ हमारे इच्छा से काम करती है, कुछ हमारे बिना इच्छा के काम करती है। तो अलग अलग जरूरत है शरीर की।
कभी मूवमेंट की जरूरत होती है तो मूवमेंट करती है, मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है तो मूवमेंट नहीं करती है। तो बहुत सारे मांसपेशियां 639 जो अलग अलग रूप में काम कर रही है, और इसके द्वारा जो 639 मांसपेशियों को जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि 639 मांसपेशियां जो है वो 3 भाग में बटी हुई है, और यही तीनों को हम लोग को ध्यान देना। तो 3 तरह की मांसपेशियां मिल करके शरीर के 639 मांसपेशियों का निर्माण कर देती है। तो कौन कौन है इसी को समझना है। तो पहला जो यहां याद रखेंगे कि एक मसल्स है यहां जिसका नाम है अस्ट्रैक्ट मसल्स, ये ध्यान रखना है अस्ट्रैक्ट, या इसी का दूसरा नाम वॉलंटरी मसल्स भी है, या इसी का तीसरा नाम स्केलेटल मसल्स भी है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 तरह का नाम है पहला वाले का। जब दूसरा की बात करेंगे तो नाम होगा अनस्ट्रैक्ट। अनस्ट्रैक्ट के साथ दूसरा जो नाम आएगा वो इनवॉलंटरी, और इनवॉलंटरी के साथ इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको स्मूथ मसल्स कहते हैं। और तीसरा जो इसमें है वो है कार्डियक मसल। तो यही 3 प्रकार के मसल से शरीर के सभी मांसपेशियां बनी है। जो हमने कहा 639 मांसपेशियां हैं, ये इन्हीं तीनों से बना हुआ है। अब यहां ध्यान दें, 3 नाम है यहां भी और यहां भी, यहां तो एक ही नाम है। और नाम को यहां ध्यान रखें, क्योंकि नाम से ही सवाल पूछेगा आपसे। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप मांसपेशियों के नाम को अच्छे से समझते हैं, इसका सार्थक मीनिंग, तो आप इससे जुड़े हुए सभी सवाल का आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर स्ट्राइक मतलब धारियां होता है, और धारियों को मान करके यहां एक नाम दिया गया है रैखित मसल। तो एक है रैखित मसल्स, या वॉलेंट्री को कहते हैं ऐच्छिक। तो ये ध्यान रखना है ऐच्छिक मसल्स है, या स्केलेटल का मतलब कंकाल होता है। तो कंकाल से कंकालीय आया। तो 3 नाम, या तो अंग्रेजी पढ़े तो स्ट्रैक्ट, वॉलेंट्री या स्केलेटल। हिंदी पढ़ना है तो रैखित, ऐच्छिक या कंकालीय पेशीयुक्त। जब इसको पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं अरैखित। तो ये अरैखित है या अनैच्छिक है। तो अनैच्छिक भी कह सकते हैं, या इसको चिकनी मसल्स भी कहा जाता है। और कार्डियक मसल्स को हृदय मांसपेशी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है नाम को, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके तीनों को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है रैखित मतलब रेखा होना चाहिए, धारियां। तो एक ऐसा मसल्स जिसमें रेखाएं दिखे, माइक्रोस्कोप लगाएं तो रेखा दिखेगी, तो उसको हम स्ट्राइप के अंतर्गत माने। और जिसमें रेखा होगी, ध्यान रखना, वो ऐच्छिक मसल्स होगा। ऐच्छिक मसल्स मतलब वैसा मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे, हमारे व्हील पावर पर हम जब चाहे उससे काम करा सकें, जब चाहे उसको हम रेस्ट दे सकें। तो जब हमारी इच्छा से काम करेगा तो इसको ऐच्छिक मसल्स कहेंगे। और ऐसा जितना मसल्स होगा वो शरीर के कंकाल से जुड़ा होगा। जो हम पिछले क्लास में वीडियो के माध्यम से बताए थे कि कंकाल में हड्डियां आती है, तो ऐसी मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है। तो 3 चीज ध्यान रखना है कि धारियां होनी चाहिए, रेखाएं दिखे, इच्छा से काम करना चाहिए, और हमारे हड्डियों से जुड़ा होना चाहिए। तो जहां जहां हड्डी हो और हड्डी के ऊपर मांस हो, उसको समझना है वो इस पहला कैटेगरी में। जस्ट किस्सा उल्टा कर दे कि वैसा मसल्स जिसमें रेखाएं ना हो, अरैखित हो, मतलब माइक्रोस्कोप देखेंगे तो कोई रेखा नहीं दिखेगा, पूरा एक प्लेन एरिया दिखाई देगा। दूसरा कि यह इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, ये जब इसको काम करना है तो स्वतः काम करेगा। इसमें हमारे इच्छा या हमारे नियंत्रण के ये अधीन नहीं है, हमारे नियंत्रण के बाहर है। ये स्वतः कंटिन्यूअसली जब जरूरत होती है काम करता रहता है। इसको हम चाह करके जरूरत के हिसाब से काम इससे नहीं ले सकते। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसकी सतह चिकनी होती है, छूने पर स्मूथ मिलेगा, स्लिपरी फिसलन महसूस होगा। इसके कारण इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो दूसरा जो है जिसमें धारियां नहीं है, अरैखित है, इच्छा से काम नहीं करती है, और इसका सरफेस जो होता है चिकना होता है। और चौथा जो है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स हृदय मांसपेशी, कार्डिया मतलब हृदय होता है। हृदय मतलब समझना है कि वैसी मांसपेशियां जो हमारे
हार्ट का निर्माण करती है, हृदय का। और हृदय एक अलग तरह का मांसपेशियों से बना हुआ, और इस रूप में हार्ट जिस मांसपेशियों से बना उसी को कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा संरचना देख लें तो चीजें आपको और स्पष्ट हो जाए। जो स्मूथ मसल्स है या स्केलेटल मसल्स है या हृदय मांसपेशी है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम पहला लें स्ट्राइप्ड को, तो स्ट्राइप्ड को जब हम स्टडी करेंगे तो स्ट्राइप्ड मसल्स जो होगा वो ध्यान रखना है कि जब इसको चित्र देखते हैं तो ये सामान्यतः इस प्रकार का दिखता है कि एक मसल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस प्रकार का लाइनिंग दिखेगा बीच बीच में, और ये लाइनिंग जो होगा दो तरह का होगा, और ये दो तरह क्या जो ये चित्र के माध्यम से आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से ये लाइनिंग दिखेगा। तो लाइनिंग क्या है कि कुछ लाइनिंग जिसमें होगा वो ज्यादा थिकनेस लिए होगा। तो यहां देख रहे हैं मोटी धारियां है, पतली धारियां है, मोटी पतली, अल्टरनेट मोटी और पतली धारियां दिखती है इसमें। साथ ही बगल में सेल्स होते हैं जिसको हमने कहा मायोसाइट्स है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से कोशिकाएं होती। तो ऐसा अगर मसल्स दिखे तो उसको आप इसके अंतर्गत रखेंगे जिसको हमने कहा रैखिक मसल्स, पहला स्ट्राइप वाला। अब यहां ध्यान रखना है कि जो धारियां हैं ये दो तरह की है। जो मोटी वाली धारियां हैं इसको ए बैंड कहा जाता है, जबकि जो पतली वाली धारियां हैं इसको आई बैंड कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो यही एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि धारियां इसमें होती है और ये हमारे इच्छा से काम करती है। तो इच्छा से काम करेगी जब चाहे आप कराएं, और साथ ही ध्यान रखना कंकाल से जुड़ा होगा। तो कंकाल से जुड़े होने का अर्थात अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखना, जहां जहां बोन मिले वहां सब ये मसल्स दिखाई देगा। तो बोन कहां कहां, तो ध्यान रखना है कि हैंड में जितने मसल्स हैं वो, लेग में जितने मसल्स हैं वो, या चेस्ट में मसल्स है वो, या हमारे फेस में मसल्स है वो, ये सब इसी के अंतर्गत है। इसलिए हम देखते हैं मुंह में गाल है, होठ है, जीभ है, वो हमारे इच्छा से मूव करता है। जब चाहते हैं हम इसको यूज करते हैं, जब नहीं चाहेंगे आराम करेगा। तो इस रूप में स्ट्राइप को ध्यान रखना। अनस्ट्राइप की बात करें तो बी वाला जो अनस्ट्राइप्ड है, जिसको हम अनस्ट्राइप कह रहे हैं, बिना धारी वाला, तो यहां धारियां नहीं होती है, ये बिल्कुल चिकना एक ही सतह दिखता है। तो नॉर्मली जो मसल्स दिखता है वो इस प्रकार के शेप में दिखाई देगा, यहां कोई धारियां नहीं होगी, इस प्रकार से दिखे। यहां लाइनिंग है, यहां लाइनिंग नहीं, तो धारियां नहीं है, बिल्कुल चिकनी, और ये बोन से जुड़ी नहीं रहती है। और सबसे बड़ा बात, ये अनैच्छिक है, चिकनी तो है, बिना इच्छा के काम करता, मतलब ये हमारे नियंत्रण में नहीं। तो जो जो आप ध्यान दें नियंत्रण नहीं है वो सब इसके अंतर्गत है। जैसे आप आंसर करें तो जितना भी ब्लड वेसल्स है हमारे शरीर में, रक्त की वाहिनियां, तो ब्लड वेसल्स अपने आप काम कर रहे, उसके जो भी मसल्स हैं वो स्वतः काम करती है, वो हमारे इच्छा में नहीं। इसके अलावा ध्यान रखना है फूड पाइप है, जो आहार नली, ये फूड पाइप जो है इसी के अंतर्गत, या फेफड़े की मांसपेशियां इस तरह के मांसपेशियों के अंतर्गत मानी जाती है। तो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, फूड पाइप है, आहार नली, ये सब अनस्ट्राइप के अंतर्गत है। और तीसरा है कार्डियक, और कार्डियक को ध्यान दें तो कार्डियक जो हृदय का निर्माण करती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां ध्यान रखना है कि कार्डियक जो है वो स्ट्राइप्ड एंड अनस्ट्राइप्ड, ये दोनों को मिलने से बना होता है, मतलब इसमें रैखिक और अरैखिक दोनों होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भी हमारे इच्छा में काम नहीं करता, ये इनवॉलंटरी होता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप अनुभव से समझ सकते हैं कि ये भी नियंत्रण में काम नहीं करेगा। लेकिन एक बड़ा फीचर है कि ये रेखा वाला जो होता है बिना रेखा वाला, इसमें थोड़ा सा एक विशेषता है, और उस विशेषता पर ध्यान रखना कि मसल्स जो होगा वो इस प्रकार के मांसपेशियों द्वारा बना होगा। और ऐसा मांसपेशी आपको दिख जाए तो समझना है कि ये कार्डियक मसल्स, मतलब ये जो हमने चित्र बनाया इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसमें लाइनिंग भी है और लाइनिंग नहीं, बिना लाइनिंग वाला भी है। लेकिन ये जो है यहां एक इंपॉर्टेंट है कि यहां ब्रांचेज है, शाखाएं, और एग्जाम में पूछेगा
कि कौन ऐसी मांसपेशियां होती है जो शाखाओं में विभाजित होती है। तो इसी को ध्यान रखना है। तीसरा वाला को जो कार्डियक है, यहां ध्यान रखना है कि स्ट्राइप और अनस्ट्राइप दोनों है, साथ ही साथ इनवॉलेंट्री है, हमारे इच्छा के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय का धड़कन स्वतः काम करता है, उसमें हमारा कोई इच्छा का अनुसार कार्य की कोई पद्धति नहीं है। वो कंटिन्यूसली एक बार जब धड़कना शुरू होता है तो जीवन पर्यंत, जब तक जीवन चल रहा है तब तक वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो काम होती है मूवमेंट की, वो स्वतः होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही 3 प्रकार की मांसपेशियों से हमारे शरीर के सभी मांस, जो 639 मांसपेशियां हैं, वो सब को ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें कि इन तीनों के कार्य पर नजर डालें तो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है, और हड्डियों से जुड़ने वाली जितनी मांसपेशियां होती है वो थकती है जल्दी, ये ध्यान रखना। तो ये थक जाती है या जल्दी थकावट, इसमें टायर्डनेस देखा जाता है, इससे थकावट इसमें कम होता है, ये ध्यान रखना। और ये थकती ही नहीं है। आप बिल्कुल जानते हैं कि हृदय अगर थक जाए और वो धड़कना बंद कर दे तो जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए कभी पूछ दे कि कौन ऐसी मांसपेशियां जिसमें थकावट होती है, तो थकावट स्ट्राइप में होगा, जो हमारे इच्छा से काम करेगा। तो जितने भी इच्छा से काम करता है, इसमें कार्य के साथ साथ थकावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि हृदय में कभी भी थकावट नहीं होता, यह थकती नहीं। तो यही एनिमल टिश्यू से संबंधित तीसरा जो टाइप है उसको ध्यान रखना, जो हमने पढ़ा पेशी उत्तक के रूप में। अब यहां के बाद जो चौथा उत्तक है, जो एनिमल्स में चौथा टाइप है टिश्यू का, उस टाइप पर थोड़ा सा नजर डालना है ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाए। तो ध्यान रखना है। तो चौथा टाइप जो है, जो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको तंत्रिका उत्तक कहते, तो ध्यान रखना है। तंत्रिका उत्तक है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तकों में अगर माना जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तक, क्योंकि अब बॉडी में जो बनाना था वो सब बन चुका, सेल से उत्तक बना और 4 प्रकार के उत्तक मिलकर के बॉडी का निर्माण कर दिया। अब जब बॉडी का निर्माण हो जाता है तो बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक इंडिविजुअल बॉडी है, स्ट्रक्चर, जिसको काम करना है अपने जीवन में आवश्यकताओं के हिसाब से। तो उस काम को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की उत्तक की जरूरत है, और वही उत्तक तंत्रिका उत्तक के रूप में शरीर में विकसित होता। तो एक ऐसा उत्तक जो शरीर को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे और कोऑर्डिनेट करे। मतलब 3 चीज कि शरीर में कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना। तो नियंत्रण जो होगा वो, क्योंकि बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नियंत्रण के नहीं चल सकता, तो नियंत्रण करना या इसको संचालन करना है, रेगुलेशन, और या इसको समन्वय स्थापित करना। तो ये 3 चीज, समन्वय, तालमेल बिठाना, हम बोल रहे हैं। तो जीभ में, होठ में, जबड़े में एक मूवमेंट है और मूवमेंट का तालमेल है। तो तालमेल जब बैठता है तभी कोई काम हो सकता है। बॉडी को संतुलित करना है, उसको नियंत्रित करना है, कोई काम के लिए उसको आदेश देना है, काम होना है कि नहीं होना है, ये सारा स्थिति तंत्रिका उत्तक ही नियंत्रित करे। अब ये उत्तक ये 3 काम करने के लिए जो करता है, उस तीनों काम के संपादन के लिए 2 चीज की इसको जरूरत है। एक है जिसको कंडक्शन कहते हैं, और कंडक्शन के साथ साथ दूसरा जो गुण है, उस गुण का नाम इरेटिबिलिटी है, ये ध्यान रखना। तो कंडक्शन मतलब चालन होता, और इरेटिबिलिटी मतलब उद्दीपन होता। ये दोनों चीज चाहिए। ये 3 जो काम हमने लिखा, नियंत्रण, संचालन और समन्वय की बात, ये तीनों काम यही दोनों गुण से होगा। क्योंकि आप एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम चाहिए। तो मैसेजिंग सिस्टम के लिए चालन का गुण कंडक्टर में होता है। मोबाइल चलता है तो टावर से जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करने की क्षमता होनी चाहिए।
पहले तो सिग्नल क्रिएट करना चाहिए और सिग्नल क्रिएट करके उसको टावर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल तक भेजना चाहिए। तो ये दोनों काम कंडक्शन से हो रहा है और यही कंडक्शन का गुण यहां है कि शरीर में जो मैसेज भेजना है नियंत्रण के लिए, संचालन के लिए, समन्वय के लिए, उसमें कंडक्शन चाहिए, एक चालक चाहिए जो मैसेज को ले जाए और एक इरिटेबिलिटी, उद्दीपन चाहिए जो शरीर के आंतरिक या बाह्य संरचना में कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को फील कर सके। ये दोनों गुण आ गया तो ये दोनों गुण के आधार पर शरीर ये तीनों काम को संपन्न कर देगा। और इसके चलते यहां ध्यान रखना है कि तंत्रिका ऊतक जो बनता है वो एक विशेष कोशिका से बनता है। उस कोशिका में ये दो गुण होता है जिसको हम कंडक्शन, इरिटेबिलिटी कहते हैं। और ये जो कोशिका होता है उसका नाम न्यूरॉन है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका। इस कोशिका के आधार पर ही शरीर में तंत्रिका ऊतक बनता है और तंत्रिका ऊतक से शरीर के सारे नियंत्रण, संचालन और समन्वय का काम स्थापित होता है। इसका मेन स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क जो बना हुआ है वो इसी न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन बहुत सारा मिल जाता है तो ऊतक का निर्माण करता है, उसी को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। जब हम लोग ब्रेन जब पढ़ेंगे तो वहां चैप्टर में चर्चा होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि चूंकि कंडक्शन का गुण चाहिए, कंडक्शन का गुण एक तार में होता है, चालक में विद्युत वायर होता है, उसमें चालक का गुण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। और बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन या आयन को दौड़ने के लिए जो नर्व इंपल्स बनता है वो इस न्यूरॉन की मदद से दौड़ता है। और इसलिए न्यूरॉन तार के रूप में होता है और यह न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो लंबी इसीलिए है कि इसके द्वारा विद्युत दौड़ सके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में तार में दौड़ता है, वैसे ही शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में न्यूरॉन सेम वही कार्य को संपन्न करता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे, जब न्यूरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो पता चलेगा कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजिंग सिस्टम पर काम करता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और यांत्रिक फंक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजिंग सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी और रासायन केमिकल्स के मदद से एक संवाद प्रणाली विकसित होती है जिसके संचालन का सारा जिम्मा न्यूरॉन के पास होता है। अब ये चूंकि सबसे लंबी है इसलिए ध्यान रखना है कि यह कोशिका न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन एक सेल है, ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पूछ देगा कि तंत्रिका ऊतक बना होता है किस कोशिका से, तो न्यूरॉन से। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और साथ साथ वैसी कोशिका है जो कभी भी विभाजन नहीं करती है। ये हम साइटोलॉजी वाले वीडियो में भी बताए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यह कोशिका ऐसी कोशिका है जो विभाजन नहीं करती है। एज यूजुअल जब जन्म होता है एक जानवर का तो उसके शरीर में जितने न्यूरॉन होते हैं समय के साथ वो डेड होते हैं, कभी भी उसमें वृद्धि की संभावना नहीं होती। वो किसी भी तरह का वृद्धि का स्थिति वहां नहीं देखा जाता। तो इसको ध्यान रखना। तो यही जानवरों से संबंधित 4 ऊतक की बात जो आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट। अब जानवरों के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे संबंधित जो पढ़ेंगे हम लोग वो प्लांट से संबंधित है। अब हमने पढ़ा भी जानवरों से संबंधित, अब यहां पर जो देखना है वो प्लांट में जो भी ऊतक हैं उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेंगे तो टिश्यू का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खासकर प्लांट टिश्यू के बारे। तो दूसरा चीज ध्यान रखना है कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि टिश्यू 2 प्रकार के, एनिमल और प्लांट टिश्यू। तो यहां जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्लांट टिश्यू की। तो ये ध्यान रखना है, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। और पादप ऊतक जो है वो एनिमल की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल होता है। इसलिए कि जानवर का शरीर ही बहुत जटिल है। प्लांट का शरीर जटिल नहीं, वो सरल शरीर है। जटिल कहने का मतलब जब मानव के शरीर को स्टडी करेंगे तो मानव में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गेन है, लेकिन प्लांट में कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल बॉडी है, बहुत सारे ऑर्गेन नहीं है उसमें, कोशिका हैं लेकिन बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है।
और जटिलता नहीं होने की वजह से यहां पर ऊतक में भी सरलता दिखाई पड़ती है। सिंपल टिश्यू यहां पर देखे जाते हैं। यहां पर 4 तरह के हैं, प्लांट में 2 ही तरह के टिश्यू है। हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, हड्डी, मांसपेशियां, ब्लड, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ओवरी, टेस्टिस, बहुत सारे ऑर्गन है, लेकिन प्लांट के पास ये सब नहीं। उसके पास तना है, लीफ है, रूट्स है, यही सब मिल करके काम कर लेता है। और इसलिए सरल बॉडी होने के कारण ध्यान रखना कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। एनिमल में 4 प्रकार के और प्लांट में 2 प्रकार। अब 2 प्रकार को जब स्टडी किया जाएगा तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है। एक का नाम परमानेंट टिश्यू, ये ध्यान रखना है। पहला है परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू सब है, उसमें एक टाइप परमानेंट है और एक जो है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एक परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यही 2 प्रकार के ऊतक से प्लांट के पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू, जिसको अस्थाई भी कह सकते हैं, ये अस्थाई है, ये विभाजोत्की। तो पहले अस्थाई को ही देख लें, तो ये अस्थाई ऊतक। तो पहला तो ध्यान रखना कि 2 ही ऊतक होता है, एक परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वैसा प्लांट का ऊतक, मतलब वैसा ऊतक पौधों का जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती। ये ध्यान रखना, विभाजन नहीं करती, ये ध्यान रखना। तो पहला जो पॉइंट है यही ध्यान रखना है कि पौधों का वैसा ऊतक जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करेगी, उसी को हम परमानेंट टिश्यू माने। तो बिल्कुल सिंपल है कि परमानेंट टिश्यू में कोशिका विभाजन नहीं करती, और विभाजन नहीं करेगी तो ऊतक में कोशिका की जो संख्या होगी वो नियत रहेगा। नियत मतलब फिक्स, ये बदलेगा नहीं, कांस्टेंट हो। और जब कोशिका विभाजन करना बंद कर दे तो शरीर का आकार नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू वैसा ऊतक है पौधों में जो पौधे के आकार के वृद्धि का काम नहीं करता। वृद्धि के अलावा बहुत सारे काम हैं, वो सारा काम का जिम्मा परमानेंट टिश्यू के पास है। लेकिन जब वृद्धि की बात आ जाएगी तो वृद्धि का काम या ग्रोथ डेवलपमेंट का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। तो पहला तो ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू पौधे के आकार में वृद्धि का कार्य नहीं करता। यह ध्यान रखना, यहां पर आकार में वृद्धि का कार्य नहीं करेगा ये। लेकिन फिर भी इस वृद्धि के अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं, उसके आधार पर परमानेंट टिश्यू को फिर 2 भाग में बांटा गया। अब परमानेंट टिश्यू को ध्यान रखना है कि यह भी 2 प्रकार का है, ये ध्यान देना। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार। पहला जो है यहां पर उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये ध्यान रखना है कि परमानेंट भी 2 प्रकार का, और जिसमें एक है सिंपल परमानेंट, सरल अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी है, और अस्थायी का हमने कहा कि कोशिका विभाजन नहीं करना चाहिए, कोशिका की संख्या फिक्स रहेगी, पौधे के आकार में वृद्धि में इनका कोई रोल नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 2 तरह का है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल देख लेते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना है कि वैसा अस्थायी ऊतक जिसमें एक समान कोशिका हो, यह ध्यान रखना। यह अस्थायी ऊतक होना चाहिए, कोशिका विभाजन नहीं करनी चाहिए, आकार में वृद्धि का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां एक कंडीशन लगा कि इसमें जितनी कोशिका होगी सब एक समान हो, डिफरेंट कोशिका नहीं हो।
तो जब एक ही तरह की कोशिकाओं से कोई परमानेंट टिश्यू बना रहे उसको सिंपल परमानेंट माने। अब सिंपल परमानेंट में फिर 3 टाइप, और 3 टाइप को ध्यान रखें यहां, अगर इसको देखेंगे तो 3 टाइप जो होगा उसका नाम याद रखना है। एक का नाम है पैरेन काइमा, दूसरा का नाम है यहां कॉलिन काइमा, और तीसरा का नाम है स्क्लेरेन काइमा। तो यही 3 प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू जिससे अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, अक्सर पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, तो ये नाम याद रखना। तो सिंपल परमानेंट का जो कंडीशन लगा हुआ है कि एक समान कोशिका होनी चाहिए, लेकिन यहां फिर 3 तरह के उत्तक दिख रहे हैं। ये सिंपल परमानेंट में 3, पैरेन काइमा, कॉलिन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। इसको कहते हैं मृदु उत्तक, इसको स्थूल कोण उत्तक, इसको दृढ़ कोण उत्तक। लेकिन यहां पर हिंदी को ध्यान ना दें आप, बायो में हमने कहा कि अंग्रेजी के टर्म को ही ध्यान रखें। अब यहां ध्यान रखना है कि पैरेन काइमा को जब देखेंगे तो पैरेन काइमा इस प्रकार का दिखेगा। तो इस प्रकार का जब दिखे तो समझना है पैरेन काइमा है। अगर उत्तक ऐसा दिखे जैसा यहां पर हम बना रहे हैं, तो इस प्रकार का दिखे तो इसको कॉलिन काइमा मानना है। और जब उत्तक ऐसा दिखे इस प्रकार से, अगर पौधों में उत्तक दिखे तो समझना ये स्क्लेरेन काइमा है। तो 3 तरह उत्तक दिख रहा है बिल्कुल आपको अलग अलग तरह का। यहां गोलाकार शेप में सेल है, तीनों एक ही तरह का, एक समान है। यहां लंबा लंबा सेल है, एक ही समान है। यहां पतला है, लंबा है और किनारा नुकीला है, लेकिन तीनों एक ही समान। तो अगर ऐसा उत्तक दिखे पतला नुकीला धागे जैसा, स्क्लेरेन काइमा। अगर ऐसा दिखे लंबा हो और थोड़ा सा एलोमेटेड होकर एक साथ मिला हुआ हो तो कॉलिन काइमा। और अगर सभी गोल हो और गोलाकार शेप में हो तो मानेंगे पैरेन काइमा। तो ऐसा उत्तक जो होता है ये काम करता है भोजन को संग्रह का, तो ये भोजन संग्रह का काम करेगा, ये ध्यान रखना। और भोजन संग्रह या तो तना में होता है या अंडरग्राउंड स्टेम में होता है। तो जैसे आलू में पूछ देगा कि आलू में कौन उत्तक, तो पैरेन काइमा, ये ध्यान रखना, जो अक्सर पूछेगा। तो इस तरह से भोजन संग्रह का काम पौधों में करता है। जब इसमें आएंगे तो इसका काम है डाइकोट स्टेम का निर्माण करना। तो डाइकोट स्टेम या इपीडर्मिस का निर्माण करना। तो ये ध्यान रखना है कि डाइकोट स्टेम या इपीडर्मिस, इपीडर्मिस जिसको हम लोग पौधे का छाल कहते हैं। तो कोई भी प्लांट्स होता है तो देखते हैं प्लांट्स के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर में उसका कवर होता है जिसको हम छाल के रूप में देखते हैं, और छाल का निर्माण इसी कॉलिन काइमा से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पौधे का छाल पूछ दे, डाइकोट स्टेम पूछ दे तो इसका नाम लेंगे। अगर भोजन संग्रह करने वाले सीड, स्टेम ये सब की बात करें तो पैरेन काइमा का नाम लेंगे। जैसे पूछ देगा मूली में कौन उत्तक है तो पैरेन काइमा, गाजर में कौन है पैरेन काइमा, सलजम में कौन है पैरेन काइमा में, या आलू में क्या है तो पैरेन काइमा। यहां पर क्या है, जितना भी छाल वगैरह है डाइकोट स्टेम से बना हुआ। तो ये ध्यान रखना है। जबकि ये जो है ये मुख्य रूप से वेन का निर्माण करता है। वेन मतलब नसें होती है। तो नसें जो पत्तियों में दिखता है, एक पत्ती ऐसे लें और पत्ती अगर ऐसा हो तो पत्ती में ऐसे नसें दिखती है, लाइनिंग। तो ये लाइनिंग जो दिखती है ये वेन है, और इस वेन का निर्माण इसी स्क्लेरेन काइमा से होता है। बार बार पूछता है एग्जाम कि पत्तियों के वेन बने होते हैं किससे, तो स्क्लेरेन काइमा से। यहां जो ये मिलेगा तो 2 जगह और मिलेगा, एक मिलेगा बीज या फल के आवरण में, कवर्ड में। तो बीज जो होता है उस बीज का आवरण होता है। जैसे चना है तो चना का आवरण है ऊपर, तो आवरण जो बना हुआ है वो इसी से बनता है। आम का गुठली है तो गुठली के ऊपर जो कवर्ड होता है वो इसी स्क्लेरेन काइमा से बनता है। तो ध्यान रखना है, धागा होगा, आम के गुठली में देखोगे रेसा रेसा निकला रहता, तो जो धागे बने होते हैं वो इसी स्क्लेरेन काइमा से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 3
परमानेंट टिश्यू में सिंपल टाइप है, जिसमें देख रहे हैं कि सभी में कोशिका जो भी है एक जैसी। अगर ऐसा उत्तक दिखे तो इसको आप सिंपल परमानेंट टिश्यू माने। तो साथियों, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने तरह का? तो 3 तरह का। और ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि कहां कहां मिलेगा, और इस रूप में आपसे अक्सर सवाल पूछा जाए। तो आज सिंपल परमानेंट टिश्यू तक यहां पर हम रहने देते हैं। आगे हम लोग को इसमें और भी 2-3 उत्तक को देखना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। हम सबको रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट पढ़ते हैं हम कि किनको कैसा लग रहा है, कहां पर क्या कमियां हैं, जिसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो थैंक यू, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम अगले विषय में अगले वीडियो के साथ।